मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अंजलि शर्मा, राकेश गुप्ता, हार्दिक, वरुण, सर्वेश प्रजापति, दीपक यादव, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सप्तऋषि मंडल, रणधीर, रवि, मीना, सर्वेश प्रजापति, मोहित, सेवा, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं और क्वाड्रिलेटरल में आज हम सीखने जा रहे हैं रेक्टेंगल, आयत सीखने जा रहे हैं। आपके मन में जो भी डाउट होगा रेक्टेंगल से रिलेटेड, आज वो सारे डाउट दूर करेंगे। आयत आप जानते हैं एक ऐसी फिगर होती है जिसका हर एक एंगल 90-90 डिग्री होता है। हर एक एंगल 90-90 डिग्री होता है। जैसे इनका क्या कसूर वे, कसूर वे, कसूर वे, तो आयत का हर एक कोण 90-90 डिग्री होता है। हाँ है ना। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये ब्रैथ कहलाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है, तो L प्लस L 2L, B प्लस B 2B, तो दो कॉमन ले लेंगे तो आंसर आएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस B। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसका मुझे एरिया निकालना है तो एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। बहुत शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। हाँ जी। अब अगर मेरे प्यारे बच्चों मुझे इसका डायगोनल निकालना है, दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, तो आप मुझे कहेंगे सर ये तो ट्रिपलेट बनाएगा, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो इसका जो डायगोनल होगा वो होगा टन 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 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, लेकिन रेक्टेंगल में कुछ खास बात होती है, इसलिए इसका अलग से नाम रखा हुआ है रेक्टेंगल हमने। मेरे प्यारे बच्चों, इसके डायगोनल जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं, लेकिन इसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे नहीं काटते। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस महसूस करिए कि अगर मैं इसे छोटा कर दूं तो ये भी रेक्टेंगल है। अब आपको कहीं से भी दूर दूर से ये 90 डिग्री का दिख रहा है, आप कहेंगे नहीं दिख रहा, तो ये तो समझा रहे हैं बाबू कि इसके डायगोनल जो हैं वो परपेंडिकुलर नहीं काटते, लेकिन हाँ बाइसेक्ट करते हैं। एक और नई चीज ध्यान रखिएगा कि इसके जो डायगोनल हैं वो इक्वल होते हैं, ए बी सी डी। तो भैया ए सी और बी डी दोनों डायगोनल की लेंथ बराबर होती है। यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते, ये दोनों कोण बराबर नहीं होते, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहना सोचना भी आपका गलत है मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई। ठीक है जी। अब और आगे आते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं, पढ़ते हैं। कहते हैं डायगोनल इक्वल होंगे, एक दूसरे को बांटेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे नहीं करते। फॉर द गिवन इक्वल पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड ए स्क्वायर, स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए, बड़ा जरूरी है। सवाल में कह रहा है कि अगर किसी सवाल में ये कहे, क्या कह गया ये, कसूर बे, कसूर बे, कसूर बे। अगर मेरे बच्चों सवाल में ये कह दे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों अगर आपस में बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप अगर दोनों बराबर हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया जो होगा ना वो स्क्वायर का ज्यादा होगा। एरिया ऑफ स्क्वायर बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल से बड़ा एरिया होगा। छोटी छोटी बातें सीखते जाइए, आगे बढ़ते रहिए। हाँ जी।
क्या कहा मैंने कहा कि अगर पेरीमीटर दोनों का बराबर है तो जिसकी सारी भुजाएं बराबर होंगी उसका एरिया सबसे बड़ा होगा। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक थी। तीसरा, द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज ए रोम्बस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना जरूरी पॉइंट है कि भूल के भी भूलना नहीं। क्या कि भैया अगर किसी रेक्टेंगल की सारी साइड्स के मिड पॉइंट को आप मिला दें, अगर किसी आयत की सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को आप मिला दें, किसी रेक्टेंगल की सारी साइडों के मिड पॉइंट को आप मिला दें, किसी आयत की सारी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें, आह कितना मजा आ रहा है खींचने में। तो मेरे प्यारे बच्चों में कह ये रहा हूं कि अगर ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, अगर ए बी सी डी अगर एक आयत है और ये मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एंड एस है, और पी क्यू आर एस इनकी हर एक साइड के मिड पॉइंट है, तो मेरे प्यारे बच्चों पी क्यू आर एस जो होगा इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। तो पी क्यू आर एक रोम्बस होगा, तो पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज होगा, एक चतुर्भुज होगा ना, सॉरी सम चतुर्भुज होगा। पी क्यू आर एस एक मेरे प्यारे बच्चों सम चतुर्भुज होगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट था कि अगर किसी रेक्टेंगल की सारी एडजेसेंट साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो फिगर बनेगी वो रोम्बस बनेगी। अब आगे आते हैं, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, डायगोनल निकालने का सूत्र बता दिया, पेरीमीटर बता दिया। अब आगे आते हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों दोनों डायगोनल के बीच में बनने वाला कोण आपको दे रखा हो, दोनों विकर्णों के बीच में बनने वाला कोण आपको दे रखा हो, ये डायगोनल है, ये डायगोनल, दोनों डायगोनल के बीच में बनने वाला कोण आपको दे रखा है, ये दे दिया। ये डायगोनल डी है, ये डायगोनल भी डी है, और मेरे प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया बताइए, अगर आपसे पूछा जाए इसका एरिया बताइए, तो आप होगा हाफ इंटू डी स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है, रट लीजिएगा कि अगर किसी रेक्टेंगल में जहां पर दोनों डायगोनल आपस में टकरा रहे हों, तो एक होगा बड़ा कोण, ये होगा बड़ा कोण और ये होगा छोटा कोण, तो आपने छोटे वाला कोण उठा लेना है, और हाफ इंटू डी वन इंटू डी मतलब डी वन इंटू डी टू दोनों ही सेम है, तो हाफ इंटू डी स्क्वायर इंटू साइन थीटा आपका एरिया निकाल के दे देगा। अगली बात करते हैं, बहुत छोटी छोटी मगर बहुत मोटी मोटी और अच्छी बातें बताने जा रहा हूं, पेपर में सवाल डायरेक्ट आते हैं। आपको याद होगा मैंने बताया था कि पैरेललोग्राम के अगर सारे एंगल के एंगल बाइसेक्टर आप खींचोगे तो रेक्टेंगल बनता है। आपने कहा हाँ, लेकिन अगर रेक्टेंगल के सारे एंगल के एंगल बाइसेक्टर आप खींचेंगे, अगर रेक्टेंगल के सारे एंगल के एंगल बाइसेक्टर आप खींचेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों जो फिगर बनेगी ना वो कुछ और नहीं, स्क्वायर बन जाएगी। ध्यान देना, अगर रेक्टेंगल के सारे एंगल के एंगल बाइसेक्टर आप खींचेंगे तो जो फिगर बनेगी वो वर्ग बनेगी, स्क्वायर बनेगी। जो बनेगी फिगर वो क्या बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, वर्ग बनेगी। पक्की बात है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर किसी रेक्टेंगल में जो लेंथ है, इन दोनों साइडों के मिड पॉइंट ले लें, कि ये ले लें और एक ले, और इनको अपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करा दें, इससे हमने इसको ज्वाइन करा दिया, तो ये डायगोनल जो होगा ना, ये इसे 3 इक्वल हिस्सों में बांटेगी, 3 बराबर हिस्सों में बांटती है। तो ये डायगोनल को मेरे प्यारे बच्चों 3 बराबर हिस्सों में बांट देती है।
अब आपके सवाल शुरू होते हैं। रेक्टेंगल का बेसिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया। पेपर में सवाल कौन से विशेष पूछे जा सकते हैं? पहला तो ये पूछा जा सकता है कि अगर इसके सारे एंगल बाइसेक्टर मिला दिए जाएं, मतलब सारे एंगल बाइसेक्टर खींचे और फिर कोई फिगर बने तो उस फिगर का नाम क्या होगा। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगर हम इसकी सारी साइड्स के मिड पॉइंट को मिला दें तो जो फिगर बनेगी वो क्या बनेगी। बहुत जरूरी है, हाँ है ना। विश्वजीत सिंह बाबू, आप कति मेंटल हो चुके हैं, कह रहे इतना जल्दी ज्योमेट्री खत्म क्यों कर रहे हो, थोड़ा आराम से। पता नहीं आप सार्केज्म के नजरिए से कह रहे हैं या कैसे। मैं वैसे ही पढ़ाता हूं जैसा मेरे को पढ़ाना है। मैं ना तो आपके वजह से जल्दी करता ना देर करता, इसलिए आरोप मत लगाइए। आइए सवाल पे, क्योंकि आपके लिए ये एक जरिया है सरकारी नौकरी पाने का, लेकिन मेरे लिए मेरा जीवन है ये। मैं पढ़ाने के अलावा मुझे और कोई काम आता नहीं है जो मैं करूंगा, तो इसलिए मैं उसमें ईमानदार हूं और रहूंगा 100%। सवाल में कह रहा है कि आयत में क्या विशेषता होती है? क्या डायगोनल एक दूसरे के इक्वल नहीं होते? गलत बात है, इक्वल होते हैं, तो ये गलत पॉइंट आ गया। डायगोनल अपोजिट साइड्स को बाइसेक्ट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं करते। अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट नहीं करते। क्या डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली काटते हैं? नहीं काटते। कह रहा कंजुगेटिव एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो रेक्टेंगल होते हैं उसके लगातार जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब बराबर। देखिए ये 90 है, ये भी 90 है, ये लगातार हुआ, ये भी 90 होगा, ये लगातार हुआ, फिर इसके लगातार। तो पहले वाला पॉइंट मेरे बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है। देखिए भाई, सवाल में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर, आयत की लंबाई 5:6 में बढ़ा दिया जाए। सवाल में कह रहा है कि भाई रेक्टेंगल की लेंथ अगर पहले 5 थी तो अब कर दो 6। लेंथ कह रहा है पहले अगर 5 यूनिट थी तो अब कर दो 6 यूनिट। अब कर दो भाई 6। और कहता है उसकी जो चौड़ाई है, ब्रेड्थ जो है वो 3:2 में कम कर दिया जाता है। यानी पहले चौड़ाई 3 थी तो अब चौड़ाई हो गई मेरे प्यारे बच्चों 2। ऐसा मैंने सवाल कह रहा। तो कहता है आयत का नया क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई पहले लंबाई गुना चौड़ाई 5 थी, 15 था एरिया। आपने कहा ठीक है। अब एरिया होगा 6 दूनी 12। तो जो एरिया पहले 15 था अब वो हो गया 12। तो एरिया का रेशियो लेंगे तो 3 चौक 12, 3 5 15, 5:4। यानी एक्चुअल में अगर पहले एरिया 5 था तो अब एरिया है 4। जबकि सच ये है कि शुरुआत में जो एरिया था वो 5 यूनिट नहीं 120 वर्ग सेंटीमीटर था। तो 5 यूनिट 120 वर्ग सेंटीमीटर, 1 यूनिट के लिए बटे 5 करोगे तो आएगा 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू 24, तो 4 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 गुना 24, 24 चौक 96, 96 वर्ग सेंटीमीटर। ये मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है रेशियो ऑफ लेंथ टू दी ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3:2। किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों 3:2। कहता है लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 3:2 है, यानी लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ है 2। सवाल में कह रहा है कि मान लीजिए ये 3x है तो ये 2x है। अब बाबू सवाल में एक पॉइंट उठा के दिया है और वो ये कि अगर आयत की प्रत्येक भुजा को दोनों तरफ से 1-1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, यानी 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगी तो 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ेगी, यानी हर एक साइड 1 और 1 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ गई मेरे प्यारे जो 3x + 2। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है। और ब्रेड्थ भी इधर भी 1 सेंटीमीटर बढ़ाओगे, इधर भी 1 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो ब्रेड्थ हो गई 2x + 2। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो कहता है ऐसा करने से
इनकी लंबाई और चौड़ाई का नया अनुपात 10:7 हो जाता है। ये देखो दूसरा सवाल है, कहता है तो ये नई लेंथ होगी और ये नई ब्रेड्थ होगी 2x+2। तो कहता है जी इनका जो रेशियो निकल के आता है ना, वो मेरे बच्चे 10:7 हो जाता है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहां रखेंगे, लेंथ ब्रेड्थ आपके पास आ जाएगी। फिर एरिया निकालना कोई मुश्किल काम होगा नहीं। अरे हाँ है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट पे अगला सवाल सेम है हूबहू, नेक्स्ट पे आइए। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहता है किसी आयत का जो क्षेत्रफल है मेरे प्यारे बच्चों 240 वर्ग सेंटीमीटर है। द सम ऑफ लेंथ ऑफ ए डायगोनल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5 टाइम ऑफ इट्स ब्रेड्थ। कह रहा है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, ये कोई रेक्टेंगल है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल दे रखा है, एक विकर्ण की लंबाई, ये हो गया आपका डायगोनल, ये लेंथ हो गई मेरे बच्चे, ये ब्रेड्थ होगी। तो डायगोनल आप जानते हैं क्या होगा साहब, तो डायगोनल होगा साहब √L² + B²। ये तो हो गया डायगोनल। एक विकर्ण की लंबाई और एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई है L। कहता है ये उसकी लंबाई का योग उसकी चौड़ाई का 5 गुना है। चौड़ाई कितनी B, तो B का 5 गुना। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, इस चीज को यहीं रखते हैं, L² + B², 5B - L, दोनों साइड होल स्क्वायर करेंगे तो L² + B², इसका होल स्क्वायर करेंगे तो A² 25B² + L² -2 5 10BL। हाँ जी, पहले इतनी बात समझिए, फिर उसके बाद की कहानियां आगे करेंगे। पहले इतनी बात को खुल के समझिए। कह रहे एक आयत का क्षेत्रफल इतना दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है साहब, तो आप कहेंगे L×B, तो रेक्टेंगल का एरिया हुआ L×B, और ये दे कितना रखा है 240, तो ये लेंथ 240 है। अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो आपको पता चलेगा कि L² से L² गया, 25B² इधर जाएगा, 24B² आया, ये -10BL इधर आएगा, प्लस का होगा, और L×B की वैल्यू है 240, 240 को 10 से गुना करोगे आएगा 2400। वैल्यू पुट करना, बच्चे हो नहीं, छोटी बच्ची है क्या, तो B² की वैल्यू 100 है, तो B की वैल्यू आ गई मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 10। यानी ब्रेड्थ जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है 10 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है 240, तो ब्रेड्थ अगर 10 है तो 10 से उधर भाग देंगे तो लेंथ आएगी 24 सेंटीमीटर। तो लेंथ आएगी मेरे प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर, और यही आपसे पूछा हुआ है कि आयत की लंबाई ज्ञात करिए। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज दिस सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय दिस एंड एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय दिस, फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ इट्स रेक्टेंगल। मेरे बच्चों ध्यान से समझिएगा, तो समझाइएगा ना। कहता है ये रेक्टेंगल की लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। सवाल में कहता है इसका एरिया दे रखा है 2250 मान लीजिए। अब कहता है अगर रेक्टेंगल की लेंथ बढ़ा दे 5, तो नई लेंथ हो गई L+5। ब्रेड्थ में कह रहा कोई छिड़खानी नहीं कर रहे हैं, तो कह रहा है जो एरिया है वो पहले से 225 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो यानी पहले
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे हैं कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है। यानी अगर ये रेक्टेंगल है तो कहता है उसकी लंबाई चौड़ाई का 3/2 गुना, यानी चौड़ाई 2 है तो लंबाई होगी मेरे बच्चे 3। अब कहता है दोनों में इंक्रीज हो रहा है, तो इसे 2x ले लो, इसे 3x। तो भैया ये बताइए इसका ओरिजिनल एरिया कितना बना, तो आप कहेंगे 3 दूनी 6x²। बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि अगर लेंथ में भी 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नई लेंथ हो जाएगी 3x - 5। और कहता है ब्रेड्थ में 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो 2x - 5, 2x - 5। तो ये होगा नया एरिया, है ना। और सवाल में कह रहा है जो नया एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 115 वर्ग सेंटीमीटर कम है, इससे 115 वर्ग सेंटीमीटर कम ओरिजिनल से। तो इन्हें गुना करेंगे, 3 दूनी 6x², 3 5 15x, 5 दूनी 10x और 5 5 25। ये तो मेरे बच्चे हर हाल में कैंसिल होगा ही होगा। मैटर वही बचता है बीच वाला। तो देखो 10 में से 15 गया -5x और 25 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, तो ये आएगा कितना 95 या 90, 90 बचा माइनस का, माइनस से माइनस एक्स की वैल्यू आई 18। तो कहता लंबाई और चौड़ाई बताइए, तो 18 3 54, 18 दूनी 36। तो लंबाई चौड़ाई आएगी मेरे बच्चे ऑप्शन ए 54 36। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल इतना वर्ग सेंटीमीटर, इसकी लंबाई इतनी बढ़ा दें, चौड़ाई 1 सेंटीमीटर घटा दें। कह रहा भैया ये कोई रेक्टेंगल है बाबू। कहता है ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। अब कहता है कि अगर लास्ट लाइन को पढ़ना, नहीं लास्ट को छोड़ो, लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो कह रहा है अगर लंबाई में 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो L+4 और चौड़ाई में 1 सेंटीमीटर घटा दिया जाए तो B-1। तो पहले एरिया कितना था L×B। अब सवाल में कह रहा है कि अब इसका जो क्षेत्रफल है वो 40 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बहुत बढ़िया जी। देखो यार L को B से गुना करोगे कट जाएगा, मीन है L को -1 से करोगे -L आया, और समझ रहे हो ना। और फिर 4 को B से करोगे +4B आया, और 4 को -1 से करोगे -4 आया, और बराबर है 40। तो -L+4B बराबर आया 44। पहली चीज इतनी बात समझिए, फिर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में मुझसे पूछा है कि तो बताइए इसकी चौड़ाई का 4 गुना, यानी इसकी चौड़ाई कितनी है B, तो इसका 4 गुना 4B, और इसकी लंबाई, लंबाई है L। कहता है इनका डिफरेंस निकाल के बताइए क्या है। तो इनका डिफरेंस आ रहा है, गलत क्यों आ रहा है मेरा, 4B - L 44 आएगा यार। भाई देखो एक कम किया है ना और उसको 4 सेंटीमीटर बढ़ाया है, तो 40 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। गलती कहां कर रहे हैं बताना भाई, गलती 44 ही होना चाहिए ना, गलती करी कहीं ना कहीं। भाई -4 उधर जाएगा तो प्लस का होगा, 4B - L ही आ रहा है, यहां भी दिक्कत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन में मिस्टेक है, वही मैं फंस गया था। यहां 4 लिख लीजिए, नाराज क्यों रहा भाई। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 44 सेंटीमीटर, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है जी, आइए नेक्स्ट।
कहते हैं एक आयत के विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर और इसका परिमाप 70 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों, पेरीमीटर जो होता है रेक्टेंगल का वो होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये है मेरे प्यारे बच्चों 70। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ 70 को 2 से भाग देंगे, आएगी 35। बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है कि इसका विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये है मेरे प्यारे बच्चों 25। मोटी बात करें तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा किसके, 25 के वर्ग के। भाई हट, 25 के वर्ग के। आपने कहा ठीक है। अब मेरे बच्चों आप क्या किया करो, यहां पे आप ट्रिपलेट चेक कर लिया करो और कुछ नहीं। ट्रिपलेट कैसे, कि भाई ऐसा ट्रिपलेट ढूंढिए जिसकी सबसे बड़ी साइड हो 25। तो आप कहेंगे सर 7, 24, 25 सेट होता है, मान ली बात है। लेकिन अब ये भी देखिए क्या लेंथ प्लस ब्रेड्थ का जोड़ 31 आ रहा है, 7, 24, 25 तो नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये ट्रिपलेट गलत है। फिर और कौन सा ट्रिपलेट, सर एक ट्रिपलेट होता है 15, 20, 25। भाई एक होता है 7, 24, 25, 7 और 24 का जोड़ 31, वहां दे रखा है एल प्लस बी दे रखा उसने 35, तो मुझे 35 बैठाना। तो 15 जमा 20 कितना हुआ, तो सर 35 सेट हो गया। तो इसका मतलब एक लेंथ को 15 ले लो, उसको 20 ले लो। कह रहा क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो 15 गुना 20 कितना आया मेरे बच्चे, 300। यानी हमें महज क्या करना है, उस चीज में छोटी सी समझ तैयार करनी। देखिए मेरे बच्चे, ए पर्सन क्रॉस ए रेक्टेंगुलर फील्ड डायगनली एट ए स्पीड ऑफ 52 मीटर पर मिनट इन 15 सेकंड। कहता है जी एक आदमी है, वो बेसिकली डायगनली चलता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड में, यानी यहां से यहां जा रहा है, डायगनली जा रहा है। लेकिन किस स्पीड से जा रहा है, वो जा रहा है जी 52 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 52 मीटर पर मिनट की स्पीड से, माफ करिएगा। और कितनी देर में पार कर लेता है इस डिस्टेंस को, कहता है जी 15 सेकंड में। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 सेकंड है। अब आप ये बात समझते होंगे, ये है मीटर पर मिनट, ये है सेकंड। तो यहां मिनट है, यहां सेकंड है, तो इसको सेकंड मिनट बनाएंगे तो 60 से भाग देंगे। 15 एकम 15, 15 चौको 60, 1/4 मिनट। देखिए बहुत सारे बच्चे टाइम एंड डिस्टेंस जिन्होंने पढ़ा होगा वो इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो थोड़ी देर के लिए बात मान लीजिए। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो 52 की स्पीड से आपने 1/4 मिनट में दूरी चली, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या चली, 13। इसका मतलब मेरे भाई ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है 13 मीटर। हाँ जी। अगली लाइन में कह रहा है कि दूसरा आदमी है, कहता है वो इन भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट चलते हुए उसे उतने ही समय में पार कर लेता है। कहता भाई एक आदमी ने यहां से चलना शुरू किया, तो एक तो तरीका था यहां पहुंचने का कि भाई डायगनली चला जाए। दूसरा बेचारा भोला आदमी था, वो रस्ते रस्ते चलता रहा, वो यहां आया, फिर यहां से राइट एंगल मुड़ा, फिर यहां पहुंचा। तो जो राइट एंगल मुड़ा वो किस स्पीड से चल रहा था भैया, वो चल रहा था साहब 68 मीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग, पर मिनट की स्पीड से। कहता टाइम इसने भी उतना ही लिया, कहता है एट द सेम टाइम, कहता उतने ही समय में, उतने ही समय में मेरे प्यारे बच्चों एक कहानी हुई। तो 15 ही सेकंड में बटे 60 करेंगे तो 1/4 मिनट में। तो भैया डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए हैं, तो भैया 68 की स्पीड से 1/4 मिनट में 17 मीटर। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो सवाल में हमें ये कह रहा है कि भाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ है 17 मीटर। आपने कहा जी ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको लगाना होगा यहां ट्रिपलेट। क्या लगाना होगा जी, ट्रिपलेट। कैसे लगेगा भाई ट्रिपलेट, तो साहब ट्रिपलेट ऐसे लगेगा
ट्रिपलेट ऐसे लगेगा, ट्रिपलेट ऐसे लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। कैसे लगेगा यार, कि भाई ऐसे ऐसी तीन भुजाएं ढूंढो ट्रिपलेट की जिसकी सबसे बड़ी भुजा हो 13, लेकिन जो छोटी भुजाएं हैं उनका जोड़ हो 17। तो आप कहेंगे सर बहुत ही सिंपल है, 5 12 13, 5 12 13। तो छोटी साइड 5 होगी, बड़ी साइड 12 होगी। बहुत बढ़िया। अब कह रहे जी एरिया निकालो, तो 12 5 60, तो आंसर होगा 60 वर्ग मीटर। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 60 वर्ग मीटर। हाँ जी, तुम भी तब आंसर दे रहे हो जब मैं निकाल चुका हूं। करिए। देखिए यार, सवाल में कह रहे एक आदमी है, उसकी स्पीड है 1.8 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है जी 18 मिनट में 3 चक्कर लगा देता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझने की है, 18 मिनट में अगर वो 3 चक्कर लगा रहा है तो एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा? तो आप कहेंगे साहब 6 मिनट में। यानी इस स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों 6 मिनट में वो कुछ कमाल कर दे रहा है। भैया या तो स्पीड को बदलो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर मिनट में, या फिर क्या करो, टाइम को बदलो पर आवर में, मर्जी आपकी। अब जिन्होंने टाइम एंड स्पीड पढ़ा होगा, मुझे उम्मीद है कि उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती होगी कि 1.8 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हमें 5/18 से गुना करना चाहिए। मुझे नहीं पता, आपको पता है? नहीं पता? नहीं पता तो मार दो बोलिए। 18 से काटोगे 0.1 आया, गुना करोगे तो 0.5 आया, यानी 0.5 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है। हाँ जी, ये बना दिया मैंने मीटर पर सेकंड में उसको। हाँ जी, अगर आप मिनट में ही रखना चाहते हैं या किलोमीटर में डालने रखना चाहते हैं तो किलोमीटर में डालिए, तो फिर इसे घंटे में बनाइए तो बटे 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट में ना 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो यह आया 1/10 घंटा। डिस्टेंस क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 1.8 किलोमीटर, टाइम है 1/10 घंटे, तो यह आया 0.18 किलोमीटर। 0.18 किलोमीटर। आपने कहा ठीक है, अब सारी कहानी मीटर में चल रही तो मीटर में बना लेते हैं। अब भाई 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या इतना ही रखिए, तो ये आएगा 118/10 और 1 डेसिमल हटाएंगे बटे 100। ये इतने किलोमीटर डिस्टेंस है, ये 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो मीटर बनाना है तो 1000 से गुना, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो आंसर आया 180 मीटर। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसका जो पेरीमीटर है वो 180 मीटर है। पेरीमीटर का सूत्र होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सवाल में खुदा ही कह रहा है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, यानी लंबाई 5 है तो चौड़ाई 4 है। तो पेरीमीटर कितना हुआ मेरे बच्चे? तो आप कहोगे 5 और 4 9x, 9 दूनी 18x, पेरीमीटर हुआ साहब 18x। और डिस्टेंस कितनी, मतलब पेरीमीटर है कितना 180, तो x की वैल्यू आई 10। तो एक्चुअल में जो लेंथ है वो है 50 और जो ब्रेड्थ है वो है मेरे बच्चे 40। अब कहता है एरिया बताइए, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो हो जाएगा 2000 वर्ग मीटर। शांति से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे मेरे प्यारे बच्चों सारी बात समझ में आएगा। देखिए यार, कति बेसिक सा सवाल है, फुद्दू टाइप सा। कहता है ये रेक्टेंगल है, सवाल में कह रहा है कि इसके अंदर जो डायगोनल हमने खींचा है, ट्रिपलेट बैठाया करो, नहीं बैठेगा तो डिटेल सोल्व करना। तो डायगोनल है 17 और चौड़ाई है 8, तो मेरे बच्चे 8 15 17 ट्रिपलेट है। पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे, तो हाँ सर 8 15 17 रेशियो आ गया। अब 15 यूनिट दे रखी है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3, तो 8 दी है 24। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों लंबाई है 45 तो चौड़ाई है 24। तो एरिया पूछा है तो 45 गुना 24 गुना करना होगा। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर होगा 1080।
1080 गुना करने में दिक्कत है तो ऐसे कर लिया करो। 45 को कैसे करें, 9 गुना 5 कर दे, मतलब अनेकों तरीके। 45 का डबल क्या होता है, 90। इसका मैंने डबल कर दिया, इसका आधा कर दो, 12 निम्न 108 हो जाएगा काम। कह रहा जी एक आयत के विकर्ण की लंबाई 65 है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 65 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 170 है। अगर परिमाप 170 है तो परिमाप होता है ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये 170 है मेरे बच्चे, तो तय है कि काटोगे तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ निकाल दोगे। सर कितनी आएगी, सर लेंथ प्लस ब्रेड्थ आएगी 2 8 16 और 2 5 10 85। तो अब ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढिए जिसके सबसे बड़ी भुजा हो 65। क्यों हो भाई 65, क्योंकि सर ये टाइट एंगल के सामने, और जो दो छोटी भुजाएं हैं इनका जोड़ हो मेरे भाई 85, इनका जोड़ हो मेरे प्यारे बच्चों 85। लगाइए भाई। तो आप कहेंगे सर 65 किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। तो एक ट्रिपलेट होता है सर 5 12 13, तो 13 5 65, तो 12 5 60 और 5 5 25। तो सर एक ट्रिपलेट ये भी आपने पढ़ा रखा है कि 25 60 65। अगर 25 60 65 ट्रिपलेट है तो देखो 25 और 60 का जोड़ 85 सेट हो रहा है। हाँ साहब हो रहा है। तो इसका मतलब ये साइड 25 है मेरे बच्चों, मतलब उल्टा लिख दिया मैंने, ये साइड 60 होगी तो ये साइड हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 25। सवाल में कह रहा है जी एरिया बताओ, तो 25 गुना 60 कर दो, 25 जगह 150 तो 1500 वर्ग सेंटीमीटर मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है जी एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 2:1 है, तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ, 2 और 1 3 दूनी 6। तो अगर इसका परिमाप 6 है तो स्क्वायर का भी परिमाप 6 है। बिल्कुल ठीक है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कह रहा है एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर दोनों का पेरीमीटर बराबर है। आयत की दो आसन भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:2 है, तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे, 2 और 2 4 और 2 6 हुआ। तो 6 को यहां बराबर बराबर हिस्सों में बांटेंगे, तो 4 हिस्सों में बांटेंगे तो हर एक हिस्से की वैल्यू आएगी 3/2। आपने कहा जी ठीक है। अब कहता है इनके एरिया का रेशियो बताओ, तो भैया आयत का क्षेत्रफल होगा 2 एकम 2, जबकि इसका स्क्वायर का एरिया होगा 3 का वर्ग 9 और 2 का बटे 4, 4 दूनी 8। तो आंसर होगा मेरे प्यारे जो 8:9। उसने पहले आयत लिखा फिर वर्ग लिखा, तो आंसर होगा मेरे बच्चे 8:9, ऑप्शन बी। हाँ है ना। देखिए मेरे बच्चे, ये तो बात आपने पैरेललोग्राम में ज्योमेट्री में भी सीखी थी कि भैया अगर आप डायगोनल रेक्टेंगल में डायगोनल खींचते हैं, अगर इस तरीके से आप रेक्टेंगल में डायगोनल खींचते हैं तो 4 त्रिभुज बने, और मजे की बात यह है कि चारों ही त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है वो बराबर होगा। यानी अगर आप सारे डायगोनल खींचेंगे तो 4 इक्वल एरिया में ट्रायंगलें बढ़ जाएंगी, मतलब 4 इक्वल एरिया में क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी। हर एक टुकड़े का जो एरिया होगा वो हमेशा ही बराबर होगा। एक सवाल इस पे ले दे रहे हैं। अब आपने ये कहा, क्या कहा, साहब हमने मिला दिए डायगोनल। अगर डायगोनल मिला दिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमने ये चीज समझी कि इसे 4 इक्वल एरिया में बांटा जा सकता है। अब कह रहा है एल एम एन ओ इनके मध्य बिंदु है, तो एल एम एन ओ का जो क्षेत्रफल होगा वो पूरी क्वाड्रिलेटरल के एरिया का क्या होगा। पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाए। आओ, मैं मानता हूं कि भाई पूरी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया वो 16 यूनिट है। थोड़ी देर ध्यान देना, पूरी क्वाड्रिलेटरल का यानी ए बी सी डी का एरिया 16 है,
याद आई चीज? तो यहां से दो हिस्सों में बांट दिया, यहां से दो हिस्सों में बांट दिया, तो ये एरिया 4 होगा, ये 4 4 4। अरे बोलो भाई, बताया कि नहीं बताया? अगर मैं बीचों बीच एक लाइन यहां खींच दूं, एक लाइन यहां खींच दूं, तो ये एरिया 4 4 4 4, 4 में ये एरिया 2, ये एरिया 2, ये एरिया 2, ये एरिया 2। भूल गए? ये सिखाई थी टाइप ज्योमेट्री में एक मैंने, कंस्ट्रक्शन वाली, 2, ये भी 2। अब मुझसे पूछा कि इस वाली ट्रायंगल के ना, इस वाली क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताइए, तो ये हो जाएगा आधा, यानी पूरी रेक्टेंगल के एरिया का आधा हो जाएगा। ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, कॉन्सेप्ट वही, अगर मैं ये डायगोनल खींच दूंगा तो बेसिकली दो इक्वल एरिया में ट्रायंगल को बांट देगा। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया मेरे प्यारे बच्चों इस वाले ट्रायंगल का होगा। आपने कहा ठीक है। सवाल में कह रहा है पी क्यू आर ट्रायंगल के एरिया 48 है, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ये वाला एरिया 48 है ना, ये वाला 48 है, तो हर हाल में ये भी 48 होगा। यानी अगर कोई आपसे पूछे पूरी रेक्टेंगल के एरिया कितना होगा, तो 48 दूनी 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा। पूरी रेक्टेंगल के एरिया 96 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ठीक है जी, मैं ये कह रहा हूं अगर पूरी का एरिया 96 है, तो अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा है उस कॉन्सेप्ट से ये बात तो जानते हैं कि ए बी सी डी क्या है मेरे बच्चे, इसके मध्य बिंदु। और ये बताया कि भाई इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया बना, मिड पॉइंट मिलाने पे जो फिगर बनी, इसका जो एरिया है वो पूरी बड़ी फिगर के एरिया का आधा होगा। आपने कहा तो पूरी का एरिया 96 था, तो इसका एरिया कितना होगा, 48। ये एरिया 48 हुआ। यानी मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये वाला जो एरिया आया इसका, ये एरिया 48 आया। आपने कहा साहब ठीक है, अगर ये एरिया 48 आया तो ये वाला एरिया कितना हुआ, ये वाला एरिया 24 होगा, क्योंकि ये डायगोनल ही तो है। और अगर ये डायगोनल है तो एरिया को दो इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। अगर ये विकर्ण है तो इस क्षेत्रफल को दो हिस्सों में बांटेगा। तो 48 का आधा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या है, 24। तो ये वाला एरिया है 24। हाँ जी, अब आइए आगे। मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी मजबूती से मेरी बात को सीखना है, बहुत काम की चीज सिखा रहा हूं। मेरे बच्चे, इस पॉइंट को मैं कहीं पे भी ले लूं, मेरा कहने का मतलब ये पॉइंट इस रेक्टेंगल में कहीं पे भी हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, अगर इस बिंदु से इसके चारों वर्टेक्स से मिला दिया जाए, अगर इस पॉइंट से इसके चारों वर्टेक्स को मिला दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों ये एरिया जमा ये एरिया बराबर होगा ये एरिया जमा ये वाला एरिया। ये बात ध्यान रखिएगा कि इन अपोजिट एरियाज का जो सम है वो इन अपोजिट एरियाज के सम के हमेशा ही बराबर आएगा। ये बिंदु कहीं पे भी हो, चाहे बिंदु यहां हो, है ना, चाहे मैं कोई रेक्टेंगल यहां बना लूं, और अब मेरे बच्चे अगर मैं आपको कहूं ना यहां पे लेके आओ सारी को, तो मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, इस बिंदु से मैं इसको कहीं पे भी ले जाऊं, यहां लाऊं, यहां लाऊं, यहां लाऊं, यहां लाऊं, कहीं पे भी लाऊं, चाहे यहां लेके आऊं, तो अपोजिट एरिया हमेशा इक्वल होंगे। देखो अगर बिल्कुल मिड पे ले आऊंगा, डायगोनल सीधे कर दूंगा, तो ये 4 इक्वल एरिया में बटेगी। मैं यहां लाऊंगा तब भी अपोजिट एरियाज का सम बराबर होगा, यहां लाऊंगा तब भी, यहां लाऊंगा तब भी। यानी कहीं पे भी लेके से घुमाऊं, मैं यहां पे भी लाके छोड़ूंगा ना इसको, तो इस बात को ध्यान रखना कि ये एरिया जमा ये एरिया बराबर होगा ये एरिया जमा ये एरिया। ये मैं अल्टीमेटली आपको समझाना चाह रहा हूं। सवाल लीजिए, करिए।
सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में त्रिभुज एओडी सीओडी एबीओ का क्षेत्रफल एओडी एओडी इसका एरिया दे रखा है 8, सीओडी सीओडी का एरिया है 12 और एओबी एओबी का एरिया दे रखा है 16। तो कहता है इसका एरिया बताओ। तो भैया 12 और 16 का जोड़ कितना बना 28। तो ये 8 है तो नेचुरली 20 लेना होगा तभी 28 बनेगा, तभी मेरे प्यारे बच्चों 28 बनेगा, अदरवाइज बनेगा ही नहीं। अब यही कहानी लेंथ पे, अभी तक मैं एरिया पे ले रहा था। अगर मेरे बच्चे ये ओ पॉइंट इस रेक्टेंगल में कहीं पर भी है तो इस साइड की लेंथ का स्क्वायर जमा इस साइड की लेंथ का स्क्वायर बराबर होगा इस साइड की लेंथ का वर्ग जमा इस साइड की लेंथ का वर्ग, यानी ए ओ स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर होगा ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस ओडी स्क्वायर ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर, ये हमेशा बराबर होगा। करिए भाई। ओए दे रखा 6, ओसी दे रखा 8, ओडी दे रखा 6, कहता है ये पूछा है। तो मेरे बच्चे सिंपल है, ओए स्क्वायर प्लस ओसी स्क्वायर बराबर होगा ओडी स्क्वायर प्लस ओबी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू रख देना, ये निकालोगे तो 8 ही निकल के आएगी। हाँ है ना। करिए भाई। करिए। अब मेरे बच्चों इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, इसका वर्ग जमा इसका वर्ग बराबर इसका वर्ग जमा इसका वर्ग, तो 3 का वर्ग जमा 5 का वर्ग बराबर होगा 4 का वर्ग जमा ओडी का वर्ग। ओडी की लेंथ मेरे प्यारे ना, ये क्या था क्यूडी, तो क्यूडी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों हमें निकालनी है। सिंपल सोल्व करके खत्म करेंगे कहानी। अब आइए, सेम यही चीज रहेगी। ये जो बिंदु है मेरे बच्चे, ये बिंदु इसके अंदर भी हो सकता है, ये बिंदु इसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ये पॉइंट इसके अंदर भी होगा तब भी सारा खेल वही चलेगा मेरे बच्चे। यहां होगा तब भी खेल वही चलना है, यहां होगा तब भी वही खेल चलना है, यहां होगा तब भी वही खेल है, यहां होगा तब भी वही, यहां होगा तब भी वही। तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे। तो नियम यहां पे भी वही रहेगा कि ओ ए स्क्वेयर, यानी ए और सी को मिलाना है, तो ओ ए स्क्वेयर प्लस ओ सी स्क्वेयर बराबर होगा ओडी स्क्वेयर प्लस ओबी स्क्वेयर। क्लियर है जी। सेम ही कहानी होगी, लगाइए। देखिए मेरे भाई, कह रहा कोई रेक्टेंगल है, ये इसके वर्टेक्स है मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी डी। कह रहा है ओ, यहां ओ, कहते हैं इसके बाहर कहीं कोई बिंदु है ओ। मैं कह रहा हूं बाहर मारो गोली, आप अंदर ही ले लो ओ, कौन हमारा बिगाड़ देगा। तो हमें पता है कि ओ ए स्क्वेयर प्लस ओसी स्क्वेयर बराबर होगा ओबी स्क्वेयर प्लस ओडी स्क्वेयर। तो मेरे बच्चों सेम ही सवाल है। ओ ए की लेंथ 5 है, ओबी की लेंथ 6 है, ओसी की लेंथ 9 है। सोल्व करना और मेरे प्यारे बच्चों ओडी की लेंथ हमें निकाल देनी। कुछ नया नहीं है सवाल में, वो पॉइंट अंदर हो बाहर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यार, ये चीजें मैं आपको आज नहीं समझाने वाला हूं क्योंकि ये चीजें आपको समझा चुका हूं पहले, और अगर आप बदतमीजी करेंगे तो मजा नहीं आएगा। देखना मेरे बच्चे, ये आपको याद होगा ये चीज कि अगर इसी बेस पे मैं एक ट्रायंगल यहां बनाऊं या मैं एक ट्रायंगल यहां बनाऊं, तो मैं ये ट्रायंगल कहीं पे भी बनाऊंगा तो ये डायगोनली भी बनाऊंगा ना, तो भी इसका एरिया पूरी रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। याद है कि भूल गए? पैरेललोग्राम में भी सेम ही चीज होनी, रोम्बस में भी सेम ही चीज होनी, स्क्वायर में भी सेम चीज होनी। यानी मैं यहां रखूं ये बिंदु, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, यहां रखूं, हर हाल में मेरे बच्चे ये आधा ही होगा। ये पॉइंट कितने बच्चों को याद है? ये मैंने समझा रखा, मैं दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगा। बताइए।
कहता पी क्यू की वैल्यू, अबे यार रुक, पी क्यू की वैल्यू 24 है भाई, बिल्कुल ठीक है। क्यू आर की वैल्यू 16 है। तो कहता है इस ट्रायंगल का एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे कितना आसान है, पूरी रेक्टेंगल का एरिया निकालो, 24 गुना 16 होगा, और उसका आधा कर दो तो इस ट्रायंगल का एरिया निकल के आ जाएगा यार, इसमें क्या दिक्कत है। देखिए मेरे बच्चे, सवाल कह रहा है कि एपी की लेंथ है 22। अगर ये लेंथ 22 है मेरे प्यारे बच्चों, तो कह रहा है पी क्यू की जो लेंथ है वो 8 है, ये वाली लेंथ 8। अब कह रहा है कि एबीसी एक त्रिभुज है जिनके से जहां पर इस तरह से मिलते हैं कि बी क्यू की लेंथ 2 है और क्यूसी की लेंथ 16 है। बहुत बढ़िया जी। कहता है ए बी और बीसी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया। ए बी और बीसी के मध्य बिंदुओं को मिलाया गया, यही कह रहा है ना, ए बी और बीसी। तो इसका मिड पॉइंट मिलाया और इसका मिड पॉइंट, बाद में देखेंगे ज्योमेट्री लगेगी। तो कहता है मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। आप मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, ये पूरी लेंथ कितनी है। आप कहेंगे साहब 22 है। ये कितनी है साहब 16। तो ये 22 है 16, तो ये लेंथ कितनी होगी। तो 22 में से 16 घटाएंगे, लेंथ आएगी साहब 6 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर ट्रिपलेट की थोड़ी बहुत भी आपको समझ है तो आप कहेंगे ये साइड 6 है, ये साइड 8 है, तो आंख बंद करके कह दो सर ये साइड 10 होगी। मैंने कहा कह दी, ये 6 ये 8, तो ये साइड 10 होगी। अब मुझे एक बात ये बताना, ये जो ट्रायंगल है, अब ज्योमेट्री का नियम लगेगा। जो हाईलाइट कर रहा हूं इसे फोकस करना कि अगर किसी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी वो तीसरी लाइन के पैरेलल भी होगी और उसकी आधी भी होगी, पैरेलल भी और आधी। ये 10 है तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों ये लेंथ कितनी होगी 5। ये लेंथ होगी 5 और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है कि ये लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। हाँ जी देखिए भाई, कहता दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक आयत है और डीसी पर कोई बिंदु है पी। बीसी की लेंथ है 24। कहता बीसी की लेंथ है 24। कहता डीपी की लेंथ है 10, ये लेंथ है 10। सीडी की लेंथ है 15। सी कहां है, सीडी की लेंथ 15 है, ये 10 है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों बनी 5 और ये है 15। ध्यान देना क्योंकि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड इक्वल होंगी। 24 10 15 ठीक है। ऊपर प्रतिच्छेदित करते हैं तो ए क्यू की लेंथ बतानी क्या होगी। कह रहा भैया ए क्यू की लेंथ निकाल के बतानी आपने क्या होगी, ये आपका सवाल है। किसकी लेंथ बतानी है मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यू की लेंथ आपको निकाल के देनी क्या होगी। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ए क्यू की लेंथ, यार इसमें निकालना क्या है, ये तो बड़ा आसान है, इसमें इतनी मेहनत क्यों करा रहा है भाई। बीसी की लेंथ उसने अच्छा बीसी की लेंथ 24 दी, माफ करना बीसी की लेंथ 24 है। हाँ वही मैं कहूँ ना, इतनी तो मेहनत उसको करने की जरूरत ही नहीं जितना वो दिखा रहा है। बीसी की लेंथ है मेरे प्यारे बच्चों 24। ठीक है जी, अब मुझे पता करना है क्या होगा। आओ भाई लगाते हैं दिमाग। देखो दो चीज है, पहली चीज तो ये, अगर मैं स्टूडेंट हूं तो मुझे पता है कि ये लेंथ 15 है और मुझे लेंथ निकालनी है ए क्यू की, ये लेंथ निकालनी है। तो 500% ट्रिपलेट सेट हो रहा है। अगर ट्रिपलेट सेट नहीं हो रहा होता तो रूट में आंसर आता और रूट में कोई भी ऑप्शन है नहीं। तो मुझे सबसे पहले देखना है कि 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट सेट होता है। 15 के साथ कौन सा ट्रिपलेट सेट होता है। तो भैया 5 से काटें तो 5 3 15, तो 3 से तो 3 4 5 होता है। लेकिन अगर मैं 5 लूं तो 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, ये तो सेट ही नहीं हो सकता क्योंकि जो छोटी भुजा वो 20 है जबकि यहां तो 24 आ रखी। तो भैया ये नहीं हो रहा सेट, तो फिर कौन सा होगा सर। हम ये भी तो कर सकते हैं 3 से काटे, 3 5 15, तो 5 से कौन सा हो रहा है 5 12 13। यहां लग सकता है 5 3 15, तो 12 3 36 और 13 3 39।
यानी ट्रिपलेट हो सकता है सर 15, 36, 39 और 36 हो भी सकती क्योंकि ये 24 है, ये निकल जाएगी। तो मेरे बच्चे आंसर आ गया मेरा 39, जो कि मेरा ऑप्शन में भी दर्ज है। अगर मैं थोड़ा सा समझदार हूं ट्रिपलेट ढूंढने में तो, लेकिन मैं हूं निरा बावड़ा बालक। तो भैया फिर मैं कैसे करूं इस सवाल को? तो मैं फिर दिमाग कैसे दौड़ाऊंगा सर कि ये बताओ, इस ट्रायंगल में सर ये तो तय है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है क्योंकि रेक्टेंगल की साइड है, और अगर पैरेलल है तो इनकी साइडों की लेंथ का रेशियो क्या है? 1:3, 5 एकम 5, 5 3 15, 1:3। तो हर हाल में इस साइड की लेंथ 1 होगी ना, तो इस साइड की लेंथ 3 होगी। आंख बंद करके आप कहेंगे बिल्कुल। तो 3 ये 1 ये, तो ये लेंथ कितनी आ गई? 2। तो 2 यूनिट 24 है तो 1 यूनिट 12, तो ये लेंथ आएगी 12। तो ये लेंथ आएगी 12, तो ये 36। इसका मतलब ये एक नई राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें एक साइड 15 है, एक साइड 36 है। ये 15 है, ये 36 है, और आपको ये निकालनी है, तो ये आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 39, है ना। तो आप इस तरीके से भी सवाल को टैकल कर सकते हैं। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एबीसीडी एक आयत है, भुजा ए बी तथा बीसी का अनुपात 3:2। ये लेंथ 3 है मेरे प्यारे बच्चों, तो सवाल में कह रहा है ये लेंथ 2 है। ऐसा मैं नहीं सवाल कह रहा। पी बी का मध्य बिंदु है, कहता है ये इसका मिड पॉइंट है। तो साइन सीपीबी बताना है, साइन सीपीबी बताना है, साइन सीपीबी, साइन थीटा बताना है, और ये वाला एंगल है थीटा मेरे प्यारे बच्चों। आप हैं ठीक है सर, कहां दिक्कत है इसमें निकालने? अब मुझे ये बताओ सर ईमानदारी से एक बात, सवाल ने कहा कि ये लेंथ 3 है तो ये 2 है, बिल्कुल ठीक है। ये 3 है, ये मिड पॉइंट है, तो ये कितनी आई? 3/2 आई, बिल्कुल ठीक बात है। सर साइन थीटा मुझे निकालना है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा साहब? तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा 2 का वर्ग 4 जमा 3/2 का वर्ग 9/4, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल हुआ 5 और 4 का वर्गमूल हुआ 2, तो हाइपोटेन्यूज आया 5/2। तो साइन थीटा होता है मेरे प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर हुआ 2 और हाइपोटेन्यूज हुआ 5/2। 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 2 दूनी 4/5। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा 4/5। देखिए भाई, सवाल समझात रहें फिर बात भी करीन। आइए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और कह रहा है क्या कि पी क्यू, कहता पीएम जो है वो पी क्यू का 1/3 है, पीएम जो है वो पी क्यू का 1/3 है, पी क्यू का, यानी पूरी लेंथ 3 है तो पीएम 1 है। अगर ये 1 है मेरे बच्चे तो ये तय हुआ कि लेंथ 2 होगी। आपने कहा सेट है मामला। अब यदि पीएमआरएन का क्षेत्रफल 17 वर्ग सेंटीमीटर है, कहता है इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 17 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत खूबसूरत। तो पी क्यू आर एस का एरिया बताइए मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? तो सवाल में कह रहा है पी क्यू आर एस का एरिया आपने बताना है क्या होगा, और सवाल में कह रहा है कि पी एन पी एस का 1/3 है, पी एस का 1/3 है, यानी ये पूरा 3 है तो ये कितना होगा? 1। ये पूरी लेंथ 3 है तो ये लेंथ कितनी होगी? 1। तो ये लेंथ कितनी होगी? 2। आप मोटी मोटी बात समझिए, सवाल बहुत ही खूबसूरत है, समझने का सवाल है, तड़ाई मारने पे सवाल नहीं निकलेगा। कैसे?
मेरे प्यारे बच्चों ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है जी, बल्कि रेक्टेंगल नाम ही दे रहे हैं, PQRS। ये ऐसे ही है, हाँ जी सर। अगर मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मैं ये डायगोनल खींच दूं, तो डायगोनल खींचते ही मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए पूरी तरह, और वो ये कि भाई डायगोनल इक्वल एरिया में बांटता है, जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया ये होगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक बात है, अगर डायगोनल इक्वल एरिया में बांट रहा है तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि यहां से एक लाइने जा रहा है यहां, इसका नाम है M, इसका नाम है M, और ये 1:3 के रेशियो में बांट रहा है, ये 1:3 के रेशियो में बांट ना 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, माफ करिएगा, 1:2 में बांट रहा है। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, कुछ दिखाना चाहता हूं, कुछ बताना चाहता हूं कि थोड़ी ही देर के लिए इसको हटा दिया जाए और सिर्फ ये ट्रायंगल मैं आपको दिखाऊं, तो आप ये महसूस करेंगे कि इस ट्रायंगल में ये वर्टेक्स दोनों ही ट्रायंगल का कॉमन है, इस वाली ट्रायंगल का और इस वाली ट्रायंगल, दोनों ही ट्रायंगल का वर्टेक्स कॉमन है R, बिल्कुल, और दोनों ही ट्रायंगले बेस्ड है इस स्ट्रेट लाइन पे। आपने कहा बिल्कुल, अगर दोनों ट्रायंगलों का एक कॉमन वर्टेक्स भी है, दोनों का बेस एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा मेरे प्यारे बच्चों जो इनकी भुजाओं की लंबाई का अनुपात है। आपने कहा ठीक है साहब, इसमें भी मान लेते हैं, इसका मतलब ये लेंथ एक ना, ये एरिया 1 यूनिट होगा तो ये एरिया कितना होगा, 2 यूनिट। भाई अगर इनके बेस की लेंथ का रेशियो 1:2 है तो मेरे प्यारे बच्चों इनके एरिया की लेंथ का रेशियो भी 1:2 होगा। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, हम समझते हैं इस बात को। अगर आप इतनी बात को महसूस करते हैं और हमारी बात को समझ रहे हैं आप, तो एक बात बताइए, इस लाइन को अगर हम हटा ले रहे हैं तो ये पूरा एरिया कितना आ गया, तो साहब पूरा एरिया आ गया 3, बिल्कुल ठीक है, पूरा एरिया आ गया 3, मान ली बात, पूरा एरिया आ गया 3, और पूरा एरिया 3 आया तो उसमें ध्यान ये देना कि ये एरिया कितना आया था, तो आप कहेंगे साहब ये जो एरिया आया था ये 1 यूनिट आया था, ये एरिया 2 यूनिट आया। अब मेरे बच्चों एक बात ये भी मुझे बताइए कि ये डायगोनल था, अगर ये एरिया 3 है तो हर हाल में ये वाला एरिया भी 3 होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। और ये जो पॉइंट है ये N है, ये पॉइंट है N, तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों ये रेशियो भी 1:2 हुआ, ये 1 है तो ये लेंथ 2 है, बिल्कुल। तो यहां पे भी वही दिमाग दौड़ाएंगे, कौन से वाला दिमाग, कि सर देखिए एक तो ये वाला ट्रायंगल है इस वाले वर्टेक्स पे जुड़ा हुआ, एक मेरे प्यारे बच्चों ये वाला ट्रायंगल है, दोनों ही त्रिभुज का एक उभयनिष्ठ शीर्ष भी है और दोनों ही त्रिभुजों का आधार एक सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है। अगर ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात वही होगा जो इनके आधार की लंबाई का अनुपात होगा, तो ये एरिया 1 यूनिट होगा तो ये एरिया 2 होगा, क्योंकि इनके बेस का लेंथ 1:2 है तो एरिया का रेशियो 1:2 होगा, और ये 3 एरिया था तो ये भी 3 ही लिया मैंने। आपने कहा ठीक है, तो अब आपने एक चीज नोटिस की, और वो नोटिस ये की कि ये एरिया 1 है तो ये एरिया भी 1 है तो ये एरिया भी 2 है, यानी अगर पूरी रेक्टेंगल के एरिया जानना चाह रहे तो 2, 2, 4 और एक 5 और एक 6 यूनिट हुआ। कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया अगर आप जानना चाह रहे हैं, रेक्टेंगल PQRS का एरिया, PQRS का एरिया आप जानना चाह रहे हैं तो वो होगा 6, जबकि जो क्वाड्रिलेटरल है कौन सी, PMRN, इसका एरिया कितना होगा, PMRN, PMRN, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया होगा 1 और 1 2,
आप कहेंगे ये बात सही है भाई, अगर पूरी का 6 था तो इसका एरिया था 2। अगर रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 3, तो ये आएगा 1। जबकि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया दे रखा है 1 यूनिट नहीं 17 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये एरिया 1 यूनिट 17 वर्ग सेंटीमीटर है, तो 3 यूनिट क्या होगा 17 थी 51। तो ये वाला एरिया होगा मेरे बच्चे 51 वर्ग सेंटीमीटर। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ। बहुत सारे ढक्कन ऐसे हैं जो इतने बावले हैं कि उन्होंने बस आंख बंद किया और 34 बोल दिया, डबल कर दो। ऐसे नहीं बनेगी ना बात भाई, करिए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है दिए गए आयत एबीसीडी में समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीई का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी ये दोनों साइडें बराबर है और ये समकोण त्रिभुज है समद्विबाहु। जहां सीई की जो लेंथ है वो थ्राइस ऑफ बीई होगी। कहता है अगर ये लेंथ 1 होगी ना मेरे बच्चे, तो सीई की लेंथ थ्राइस ऑफ बीई होगी, तो ये वाली लेंथ 3 होगी। आपने कहा मामला सेट। और ये 1 है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये लेंथ भी 1 होगी। हाँ जी। तो कहता ए बी सी डी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एक बात बताना भाई, रेक्टेंगल की लंबाई कितनी आ गई 3 और 1 4, चौड़ाई कितनी आ गई 1। तो मेरे भाई मैं आपको कहूं कि भाई रेक्टेंगल का एरिया बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे 4 एकम 4, तो इसका एरिया होगा 4 यूनिट। जबकि ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आप कहेंगे ट्रायंगल का हो जाएगा सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है, तो ये एरिया आ जाएगा 1/2। तो ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा 1/2, तो रेक्टेंगल का एरिया 4। रेशियो लेंगे तो 1:8 आएगा। जबकि सवाल में कह रहा है कि ट्रायंगल का एरिया 1 यूनिट नहीं 7 वर्ग सेंटीमीटर है। तो 1 यूनिट 7 है, तो 8 यूनिट 8 7 56, एंड दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मेरे बच्चे राइट आंसर है। आंख बंद करके अंधे बन के सवाल मत किया करो। समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज बीसीई, यार ये सवाल सेम है, हूबहू ही आप कर लेंगे। इस पे आइए, एबीसी का आया था जिसमें ईडी 4 इकाई है, बीई 1 सेकंड बना भाई। सवाल में कह दी गया जिसमें ईडी 4 इकाई है, ईडी की लेंथ है 4 यूनिट। बहुत बढ़िया। एई ईबी के बराबर, एई और ईबी बराबर है। अगर एई और ईबी बराबर है तो इसका लो ई मिड पॉइंट हुआ। एई एंड ईबी आर इक्वल, ईएफ परपेंडिकुलर टू डीबी, नो इशू, एंड हाफ ऑफ डीई। सवाल में कह रहा है कि ईएफ जो है वो डीबी के लंबवत है और डीएफ की आधे के बराबर है। सवाल में ये कह रहा है कि भाई ईएफ की जो लेंथ है ना वो डीएफ की आधी के बराबर है। और डीएफ के आधे के बराबर है, यानी ये लेंथ अगर 2x होगी तो ये वाली लेंथ x होगी। त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ का एरिया दे रखा है उसने 5 वर्ग इकाई। कहता है ये वाला एरिया दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों 5। अब मुझे एक बात बताना यार, अगर ये वाला एरिया 5 दे रखा है, पहले एक बार फिगर पढ़ लो, जो मैं समझा रहा हूं क्या वही चीजें, कुछ और चीजें कहना चाह रहा है सवाल। आइए मेरे बच्चे, आपने कहा जी वही सेम बातें, तो डीईएफ का एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया मेरे बच्चे 2x और हाइट हो गई कितनी x, और ये एरिया है 5। 2 से 2 कटा तो x स्क्वायर बराबर 5 आ गया, x स्क्वायर बराबर 5 आ गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे कहूं कि यार ये वाली साइड की लेंथ निकाल के बताओ मुझे, तो आप कहोगे देखो साहब अगर x स्क्वायर की लेंथ 5 है तो x की लेंथ कितनी आ गई √5। बिल्कुल ठीक है। अब सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली जो लेंथ है ये है √5, ये है 2√5, और ये वाली लेंथ बताइए कितनी होगी। तो भैया निकालेंगे, 2 का वर्ग 4 5 20, और ये √5 5, तो 20 और 5 25, 25 का वर्गमूल 5, यानी ये वाली लेंथ आई मेरे बच्चों 5। आपने कहा साहब ठीक है, ये वाली लेंथ आई 5 यूनिट। अब मेरे बच्चों एक बात हो, ये भी तो ट्रिपलेट लगेगा। अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बैठाएं तो आपको शायद ये समझ आए कि ये भी तो ट्रिपलेट लगेगा, और अगर ये ट्रिपलेट लगेगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनी, बिल्कुल बन गई जी साहब। और अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 4 है ये 5 है, तो ये कितनी होगी? ये 4 है मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 है, तो ये कितनी होगी? तो आंसर होगा 3। ये लेंथ आई 3। और चूंकि उसने खुद ही कह दिया है कि ई मिड पॉइंट है, तो ये 3 है, तो मेरे बच्चों ये लेंथ भी कितनी होगी? 3। तो इसका मतलब रेक्टेंगल की लेंथ कितनी होगी? 6। और ब्रेड्थ कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों? 4। तो एरिया होता है 4 6 24, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 24। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है। हाँ जी, देखिए मेरे बच्चे, ए बी सी डी का आयत है, पी भुजा ए बी पर एक बिंदु है, जैसा कि दी गई आकृति में दर्शाया गया। डीपी 13 है, डीपी 13 सेंटीमीटर, उल्टा बना दिया गया फिगर ये। सीपी 10 है, कहता है ये लेंथ 10 है और डीपी लेंथ 13 है। ये लेंथ 13, बल्कि बना ही देते हैं यार, हमारे कौन से नोट खर्च हो रहे हैं इसमें बनाने में, बना देते हैं भाई। डीपी 13 बता रहा है, बीपी 6। बहुत बढ़िया भैया। अब तो एपी की लंबाई याद करिए क्या होगी। आओ मेरे भाई, बड़ा ही आसान है, ये तो तय है कि रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री बनाएगा, ये भी 90 डिग्री बनाएगा। ये भी तय है कि यहां ट्रिपलेट फॉलो करा ही देंगे हम, क्योंकि ये साइड 6 है तो ये वाली साइड 8 हो जाएगी, और ये साइड 10 दे रखी है। तो अगर ट्रिपलेट फॉलो हो रहा है बाबू, तो ये साइड आएगी 8, और रेक्टेंगल है तो ये 8 है तो ये भी 8 होगी। अब ये निकालनी है हमने, एपी निकाल देंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के। 13 का वर्ग 169, 8 का वर्ग 8 का वर्ग 64, √105 मेरा आंसर है। ऑप्शन ए मेरे प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर। कहता लेंथ है एल, ब्रेड्थ है बी, और पेरीमीटर है पी। तो पी पेरीमीटर जो कि रिप्रेजेंट करेगा ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी के। बहुत बढ़िया, ये चीजें दे रखी है। और सवाल में कह रहा है कि एल बी और पी, बी एल और पी तीनों गुणोत्तर श्रेणी में, तीनों के तीनों मेरे प्यारे बच्चों ज्योमेट्रिकल प्रोसेस प्रोग्रेशन में। कौन कौन सा? बी, एल और पी, तीनों गुणोत्तर श्रेणी में। तो एल अपॉन बी का मान बताना है क्या होगा? एल अपॉन बी का मान बताना है मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तो तय है कि अगर ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में है तो बीच वाले का वर्ग यानी लेंथ का वर्ग बराबर होगा बी इंटू पी। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, ये तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का रिलेशन है। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बताऊं। अब आइए मेरे भाई, क्योंकि अब मेहनत जारी है। देखिए मेरे बच्चे, एल स्क्वेयर जो होगा वो बराबर होगा किसके? बी इंटू पी। और पेरीमीटर की वैल्यू क्या है मेरे बच्चे? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। आपने कहा ठीक है सर, तो एल स्क्वेयर यहीं रखते हैं। देखिए मैं सबको एल और बी में ला रहा हूं क्योंकि मुझे एल और बी का ही रेशियो चाहिए। एल स्क्वेयर ट्वाइस ऑफ बी एल और प्लस में बी स्क्वेयर, वो भी डबल।
क्योंकि 2b को इससे क्या, इससे क्या, तो ये एल स्क्वायर। अब करें क्या मेरे बच्चों, ये आ गया -2bl और यहां है 2b²। अब समस्या ये है कि ये कुछ परफेक्ट स्क्वायर तो फार्मूला तब बनाया जब यहां b² आए, तो मैं अपनी तरफ से एक b² यहां पे भी जोड़ लेता हूं, अपनी तरफ से एक b² यहां जोड़ लेता हूं। इसका मुझे फायदा ये मिला कि ये मेरा परफेक्ट होल स्क्वायर हो गया है l - b का होल स्क्वायर, और ये हो गया मेरे बच्चे 3b का होल स्क्वायर, मतलब 3b² बना। और 3b² को हम लिख लेते हैं √3b का स्क्वायर। जब कंपेयर करने जाओगे तो l - b बराबर आएगा √3b। मुझे l और b में रिलेशन चाहिए, तो √3b, ये b उधर जाएगा, माइनस का नहीं प्लस का हो जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे, यहां से b कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा √3 + 1। हमें चाहिए ही l/b था, तो आंसर आया √3 + 1/1। तो √3 + 1/1 ये मेरा आंसर हुआ। √3 + 1:1 मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर हुआ, करेक्ट आंसर हुआ जी। अब बहुत सारे भाई ये सोचेंगे कि हम यहां कुछ वैल्यू एज्यूम कर ले। मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू एज्यूम करने में दिक्कत एक ही आएगी कि सीधे सीधे नंबर पे वैल्यू एज्यूम होगी नहीं, क्योंकि आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों एज्यूम करनी है, और फिर पेरीमीटर उसके अकॉर्डिंग निकालना, और फिर बी, एल और पी तीनों के तीनों क्या आने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आने चाहिए। तीनों ही ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में आने चाहिए। अब एक कहानी ये हो सकती है कि हम इस सवाल को ऑप्शन से चले जाएं। भाई अगर मैं लेंथ को 2 मान लूं, ध्यान देना मेरी बात को सुनना, अगर मैं लेंथ को 2 मान लूं, लेंथ को 2 मान लूं, तो हमें पता है कि l² = b × p होगा। अगर मैं लेंथ को 2 मान लूं तो 2 का वर्ग 4, तो ब्रेड्थ 1 होगी, और पेरीमीटर क्या होगा, लेंथ जमा ब्रेड्थ का डबल, 2 और 1 3, 3 का डबल 6, क्या बराबर आया, नहीं, हटा दो, ऑप्शन गलत है। अब आते हैं मेरे बच्चे सिंपल इस पे, डी पे, क्योंकि जो सिंपल सिंपल उसे चेक करेंगे। अगर लेंथ 2 है तो 2 का वर्ग 4, तो ब्रेड्थ कितनी है, √3, और पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे पेरीमीटर होगा लेंथ जमा ब्रेड्थ का डबल, तो लेंथ जमा ब्रेड्थ करेंगे 2 जमा √3, इसका डबल करेंगे तो 4 जमा 2 √3, 4 जमा 2 √3, मल्टीप्लाई करके कभी भी 4 के बराबर नहीं आएगा। अब मेरे बच्चे अगला ऑप्शन ट्राई करो, बी और सी में से। तो ऐसे आपको ऑप्शन ट्राई करने पड़ेंगे कि भाई लेंथ की रेशियो मान लेते हैं √3 जमा 1 है, ब्रेड्थ हो गई मेरी 1, ठीक है जी। तो पेरीमीटर कितना हो गया, दोनों को जोड़ोगे 1 और 1 2 जमा √3, तो गुना करोगे तो आएगा 4 जमा 2 √3 पेरीमीटर। अब लेंथ है कितनी, √3 + 1 का होल स्क्वायर, ब्रेड्थ है कितना 1, और पेरीमीटर कितना है जी 4 जमा 2 √3। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसका वर्ग इसके बराबर है, हाँ सर है, तो इसका मतलब ये राइट है, नहीं तो गलत होता, ठीक है। तो ये कार्रवाई हमें यहां करनी पड़ती है। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपको किसी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगुलर पार्क हो और उसमें आपको लेंथ दे रखी हो, आपको उसकी ब्रेड्थ दे रखी हो, और फिर आपको सवाल में ये कह दे कि भैया हमने इसके अंदर एक रास्ता बनाया है, इसके अंदर एक रास्ता बनाया है, ये वाला इसके अंदर एक रास्ता बना दिया, ये इसमें एक रास्ता बनाया, और जो रास्ता बनाया ना मेरे प्यारे बच्चों, ये x मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है, यानी ये लेंथ x है, यहां से भी देखोगे तो ये वाली लेंथ भी x ही है, ये वाली लेंथ भी मेरे प्यारे बच्चों x है, ये वाली लेंथ भी x है। अगर मेरे प्यारे बच्चों अंदर की तरफ रास्ता बनाया हुआ है तो क्या करेंगे, तो भैया पहले पूरी बड़ी रेक्टेंगल के एरिया निकालेंगे, उसमें से छोटी का एरिया घटा देंगे। छोटी का एरिया क्या होगा, भाई लेंथ l थी, x यहां से गया, x यहां से गया, तो ये लेंथ आ गई l - 2x। ऐसी ब्रेड्थ x यहां से गया, x यहां से गया, तो ये आया b - 2x। तो बड़ी रेक्टेंगल में से छोटी रेक्टेंगल के एरिया घटाओगे तो ये आपके पास डायरेक्ट ही सूत्र आ जाएगा कि भैया कहां गया सूत्र, ये रहा, ये सूत्र आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, नहीं ये नहीं, ये रहा, कि एरिया ऑफ पाथ के रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो
ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ पाथ, यानी जितनी रास्ते की चौड़ाई हुई उसको 2 से गुना करना है। गुना में ब्रैकेट में L जमा B माइनस 2x आएगा, L जमा B माइनस 2x आएगा, L जमा B माइनस 2x आएगा। हाँ जी, और पेरीमीटर जो होगा उसमें क्या करना होगा, अंदर वाले का पेरीमीटर लेना होगा प्लस बाहर वाले का पेरीमीटर लेना होगा। बाहर वाले का तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, अंदर वाले का हो जाएगा ये वाला ट्वाइस ऑफ L माइनस 2x प्लस B माइनस 2x। उसे जब जोड़ोगे तो आंसर निकल के आएगा मेरे बच्चे 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B माइनस 2x। ऐसे ही ये सारे, ऐसे ही मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अगर रास्ता आपका बाहर की तरफ बनाया जाए, यानी कुल मिला के मोटी बात ध्यान से समझना कि ये लेंथ दे रखी है और ये ब्रेड्थ दे रखी है आपको, और इस बार कहे कि रास्ता इसके बाहर बनाया है। पहले किसी प्लॉट के अंदर रास्ता बना रहे थे, इस बार हम बना रहे हैं किसी प्लॉट के बाहर का रास्ता। तो जब हम बाहर की तरफ रास्ता बनाएंगे x मीटर चौड़ा, तो अंदर बना रहे थे तो ये वाली चीज माइनस में थी, बाहर बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों तो ये वाली चीज आएगी प्लस में, ट्वाइस ऑफ x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। और अगर पेरीमीटर पूछा जाए तो 4 टाइम्स ऑफ L प्लस बी प्लस 2x, L प्लस बी प्लस 2x। देखिए अंदर बाहर दोनों का कहानी समझाता हूं। अगर अंदर बनाया है तो हो जाएगा क्या, L प्लस बी, 4 इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। अगर बाहर की तरफ बना रहे हैं तो प्लस 2x, अंदर बना रहे हैं तो एरिया में माइनस 2x आएगा, बाहर की तरफ बना रहे हैं तो एरिया में प्लस 2x आएगा। बस ये डिफरेंस है, ठीक है जी। एक भाई कह रहा प्रूफ करिए। अबे ढक्कन इसमें प्रूफ में है ही क्या यार, हद है, कति बावड़े बालक हो गए तुम तो। मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, मैं कहूं यार इसका एरिया बताओ क्या होगा, तो आप कहेंगे L इंटू बी। अब मैं कहूं यार इसके अंदर मैंने एक रास्ता बना दिया, ये रास्ता बना दिया, ये मैंने इसके अंदर एक रास्ता बना दिया ऐसे करके, तो भैया ये x मीटर चौड़ा है, अंदर की तरफ बनाया, ये भी x मीटर चौड़ा है, तो इसकी लेंथ कितनी आ गई अंदर वाली रेक्टेंगल की, L माइनस 2x। ऐसे ये भी x मीटर चौड़ा है, ये भी x मीटर चौड़ा है, तो ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों B माइनस 2x। पक्की बात है। ये ध्यान देना अंदर की तरफ बना है, तो इस वाली रेक्टेंगल का एरिया आएगा क्या, L माइनस 2x इंटू में B माइनस 2x। अब जब सोल्व करोगे तो आएगा एल बी माइनस, एल को बी से करेंगे एल बी, एल को 2x से करेंगे माइनस 2xl माइनस 2xb और प्लस में 4x के। जब माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस होके खत्म, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो होना क्या है कि पूरे में x यहां पे भी है, यहां पे भी, यहां पे भी, दो दो दो, तो 2x कॉमन आ जाएगा, तो यहां बचेगा l प्लस बी और माइनस 2x है। अब आपको शायद समझ में आ गया हो गया शैनी सरोज के प्रूफ कैसे होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, फंडे पे आइए क्योंकि वो फंडा काम आना है। आइए, कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसके अंदर चारों ओर, इसके अंदर, ये शब्द बहुत जरूरी है, कहता जी इसके इंटरनल में, इनसाइड, अंदर की तरफ इसके एक रास्ता बनाया गया है। बहुत बढ़िया। अगर मेरे भाई इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है, तो यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना है तो रास्ते की चौड़ाई याद करिए। तो अंदर अगर बनाओगे, इनसाइड बनाओगे, तो उसका एरिया होगा ट्वाइस ऑफ x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। अब 2x है, एल की लेंथ की वैल्यू 38 और ब्रेड्थ की 32, 38 जमा 32 करेंगे तो 70 आएगा और माइनस 2x है, और ये एरिया है भाई 600 के। अब ध्यान देना, 2 से काटोगे 300 आया, पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, आप कहेंगे आ रहा है, 2 एकम 2, या मत काटो, बाद में बताता हूं स्टेप, वरना फिर कहोगे प्रूफ करो। अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, तो यहां क्या बचा, 35 माइनस एक्स बराबर 300। 2 से फिर काटोगे 150 आएगा। अब कुल मिला के कहानी आई x गुना 35 माइनस एक्स बराबर है 150। अब मेरे प्यारे बच्चों,
आपको कुल मिला के देखना है, यहां ध्यान से समझना, क्या देखना है भाई आपको कि रास्ते की चौड़ाई क्या हो, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो कि इन दोनों का प्रोडक्ट 150 आ जाए। करते हैं जी कोशिश, ऑप्शन से उठाइए भाई। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिनका मल्टीप्लीकेशन तो हो 150 और उन्हें जोड़े तो आए 35। तो आप कहेंगे एक 5 ले लो और एक 30 ले लो, 5 3 15, 30 हो गया, 30 और 5 35, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, 35 में 5 गया 30, सेटिस्फाई हो गया, सेटिस्फाई हो गया तो विड्थ आ गई 5, वरना फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा जी एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी, इसके अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया, यदि रास्ते का क्षेत्रफल इतना हो तो रास्ते की चौड़ाई याद करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों सूत्र होगा ट्वाइस ऑफ एक्स इंटू एल प्लस बी। तो 160 में 45 जोड़ा 205 माइनस 2x और बराबर है मेरे बच्चे 1000। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। देखिए बाबू, देखिए हमें जाना बाद में भी ऑप्शन से है, तो हम चाहें तो पहले भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर हम x की वैल्यू 2.5 ले लेते हैं तो 2.5 को 2 से गुना किया 5 और 2.5 को 2 से गुना किया 5, 200 में 5 गया 200 आया और 5 गुना 200 आ गया 1000। तो सबसे आसान फंडा के ऑप्शन से जाइए और रेगुलेट कर दीजिए सवाल को। ठीक है जी, ये आगे बाहर की ओर, अभी तक मैं सवाल पढ़ा रहा था अंदर की ओर, है ना, ये बाहर की ओर है, बाहर की ओर है तो ध्यान रखना प्लस 2x आएगा। तो देखिए भाई सवाल में कह रहे हैं कि आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी मीटर दे रखी है, बाहर की ओर बना है, तो आंसर होगा 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। तो रास्ते का एरिया हो जाएगा 2, x की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 2.5 मीटर, लेंथ है कितनी 45, ब्रेड्थ है कितनी 25, तो यह आया 5, ये रहा 45 जमा 25 कितना आया 70 और ये 5 75, तो 5 5 25, 5 7 35 और 2 37। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों पहली बात तो ये कि एरिया आएगा 375, ना माफ करना, पहले उसने पेरीमीटर पूछा फिर एरिया, तो एरिया 375 यहां है। अब कहता है साहब पेरीमीटर बताइए, तो अगर बाहर की तरफ बन रहा हो बाबू तो पेरीमीटर का रास्ता फार्मूला पर लिखवाए हैं 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस 2x, 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस 2x, तो पेरीमीटर होगा 4 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी प्लस 2x। अब देखिए भैया 4 45 जमा 25, 45 जमा 25 हो गया कितना 70 और ये 2.5 दूनी 5 75, तो 75 गुना 4 करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आएगा 300। तो ये बी ऑप्शन आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है, जिसके अंदर पेरीमीटर भी आ गया, जिसके अंदर एरिया भी आपने पूछा, बी बी बी, क्योंकि पहले पेरीमीटर था। मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आसान है, आप लोग खुद कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले कॉन्सेप्ट पे। अभी तक मेरे प्यारे बच्चों जो रास्ता था वो इन दीवारों के साथ साथ बना हुआ था, ऐसे बाहर बाहर या अंदर अंदर ऐसे बना हुआ था। अब जो रास्ता बन रहा है वो कैसे बन रहा है साहब? अब बन रहा है बीचों बीच, यानी बीचों बीच एक रेक्टेंगुलर बन रहा है, यहां पे बीचों बीच एक यहां बन गया, ऐसे ही बीचों बीच एक मेरे प्यारे बच्चों यहां बन गया। तो अब बीचों बीच अगर बन रहा है तो कैसे कहानी चलेगी उसको समझते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों बीचों बीच बन रहा है और x मीटर चौड़ा बनने लग रहा है, x मीटर चौड़ा बनने लग रहा है, तो फिर एरिया हो जाएगा x टाइम्स ऑफ l प्लस बी माइनस एक्स, x टाइम्स ऑफ l प्लस बी माइनस एक्स। और मेरे प्यारे बच्चों जो इसके परिधि होगी, पेरीमीटर होगा, उसको भी आंख बंद करके नोट करना, ट्वाइस ऑफ l प्लस बी माइनस 2x। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका पेरीमीटर, हाँ जी, और ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया। देखिए वहां पे 2x होता था अंदर बाहर, यहां सिर्फ x हो रहा। भाई इतना सा लॉजिक है। आई करिए सवाल। कह रहा जी एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 80 मीटर और 60 मीटर, इसके बीचों बीच 10 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा मेरे बच्चे ऐसे, बीचों बीच दो रास्ते हैं। इनमें से एक लंबाई के समानांतर, दूसरा रास्ता चौड़ाई के समानांतर रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो मेरे प्यारे बच्चों रास्ते के एरिया बताया x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स।
तो एरिया हो जाएगा रास्ते का x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स। मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू है 10, लंबाई 80, चौड़ाई 60 है। अस्सी और 60 140, 140 में से 10 गया 130। तो आंसर आया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 1300 वर्ग मीटर। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों एरिया आया 1300 वर्ग मीटर। देखिए मेरे बच्चे, कहता है एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 90 मीटर और 70 मीटर है। इसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई की दो रास्ते की लंबाई और रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है, तो रास्ते की चौड़ाई याद करिए। तो सूत्र होगा मेरे बच्चे x इंटू एल प्लस बी। तो 90 जमा 7 70 160 माइनस एक्स। एरिया है 624। बहुत आसानी ने ढूंढना, क्यों? क्योंकि 624 के ऐसे दो फैक्टर जिन्हें मल्टीप्लाई करे 624 लेकिन जोड़े तो 160 है। तो ऑप्शन ट्राई करो यार सबसे पहले। अगर ये 3 ले लेंगे तो देखो, अगर यहां 160 भी होता तो 16 3 48 नहीं बैठेगा 3 पे। 3 तो गलत है। 4 लेके देखते हैं, ये 4 होगा तो 160 में 4 गया 156। और देखो 4 6 24 15 चुको 60 सेट होने लग रहा है। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, द विड्थ ऑफ द पाथ अराउंड ए स्क्वायर फील्ड इज 4.5 मीटर। कहता है एक वर्गाकार मैदान है। देखिए अभी तक जो सवाल आप पढ़ रहे थे बाबू, ये था रेक्टेंगल, अब है वर्गाकार। कह रहा भैया ये कोई वर्गाकार मैदान है, इसके चारों ओर स्थित मार्ग की चौड़ाई स्क्वायर फील्ड। कहता है एक स्क्वायर फील्ड है, उसके बाहर की तरफ, कहता है उसके बाहर 4.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया। कहता है एक और रास्ता बनाया जिसकी चौड़ाई 4.5 मीटर है, और वो इसके भैया बाहर बनाया। वो इसके मेरे प्यारे बच्चों बाहर बना। उतना क्लियर मेंशन नहीं है, लेकिन मान के देखते हैं कि भाई बाहर की तरफ बना है 4.5 मीटर चौड़ा। कहता रास्ते का क्षेत्रफल है 252। तो मैदान की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करिए। अब आप ये बात जानते हैं कि स्क्वायर की सारी साइडें बराबर होती है, लेंथ भी एल होगी और ब्रेड्थ भी एल ही होगी। आपने कहा ठीक है, तो आप फार्मूला वही अप्लाई करिए जो आप रेक्टेंगल में अप्लाई कर रहे थे, लेकिन बस लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल रख लेना। तो भाई रास्ते का बाहर की तरफ बनाना तो क्षेत्रफल होगा 2x इंटू में एल प्लस बी प्लस 2x। ये इक्वल है 252। हाँ जी, ये गिवन नहीं है कि बाहर है कि अंदर है। तो हम लैंग्वेज पढ़ के जो मैक्सिमम सेंस निकालना है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई किसी वर्गाकार मैदान के चारों ओर स्थित मार्ग, यानी उसके चारों तरफ, फिर बाहरी माना जा रहा है। अगर आंसर नहीं आएगा फिर इंटरनल चेक करेंगे। आइए, x की वैल्यू क्या है 4.5, तो 4.5 को 2 से गुना करेंगे भाई 9। एल और बी दोनों सेम है बिल्कुल, तो ये 2l आएगा और ये आ जाएगा 9। अब भैया उड़ाते हैं, 9 से उड़ाएंगे, 9 3 27 नहीं होगा, 9 दूनी 18, 18 7 9 8 72। तो 2l प्लस 9 बराबर 28। हाँ जी, तो l की वैल्यू आ जाएगी 19। 19 का आधा करोगे 8.5, नहीं 9.5। तो आंसर आएगा मेरे बच्चों 9.5।
तो भैया स्क्वायर फील्ड की जो लंबाई होगी या चौड़ाई होगी वो 9.5 मीटर होगी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे फिर कल मिलते हैं। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू मेरे बच्चों।